आज पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में। तो इंटरफेरेंस जो है ना, वो गियर का एक पार्ट है। गियर वाले चैप्टर में इंटरफेरेंस एक पार्ट है। तो ये इंटरफेरेंस होता क्या है ये समझेंगे। पहले तो ये जान लीजिए ना कि इंटरफेरेंस जो है ना एक ख़राब चीज़ है, मतलब एक निगेटिव चीज़ है। अगर मेरा दो गियर इस तरीके से अगर मेस में है, ठीक है, मेरे पास दो गियर है और इस तरीके से ये दोनों मेस में है, मतलब एक दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो इंटरफेरेंस अगर होगा ना तो मेरा गियर में जो होगा ना लॉसेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा गियर जल्दी वियर हो जाएगा, पावर लॉस होगा, अच्छे से वो काम नहीं करेगा। तो इंटरफेरेंस एक निगेटिव चीज़ है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको ख़त्म करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द टचिंग ऑफ इनवॉल्यूट टिप ऑफ पिनियन विथ अ नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक ऑफ द गियर। ठीक है, मतलब कि किसी भी गियर का जो इनवॉल्यूट पार्ट है, ठीक है, वो अगर दूसरे गियर के इनवॉल्यूट पार्ट से अगर टच होगा, ठीक है, तो इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, उसका डायग्राम से भी अभी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल क्या होता है। इनवॉल्यूट मतलब क्या होता है। तो इनवॉल्यूट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल इज डिफाइन एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लाइन विच रॉल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स सर्कल। मतलब कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस पे आप एक धागे को आप इस तरीके से लपेटे हुए हैं। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अगर इस धागे का एक छोर उठा के आप अगर इसको अनरोल कीजिए, मतलब कि आप इसको उठा के अगर आप इसको ऐसे सीधा कीजिएगा, तो जो प्रोफाइल बनेगा, यानी इस धागे जो कि इस सर्कल पे लपेटा हुआ, इसको आप उठा के अगर धागे को एक एंड को पकड़ के अगर उठाइएगा तो इस तरीके से कुछ धागा उठेगा, तो वो जो प्रोफाइल बनेगा ना उसी को बोलते हैं इनवॉल्यूट प्रोफाइल। इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल ऐसा बेसिक आपको समझने के लिए, ताकि आइडिया मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि बेसिक जो इंगेजमेंट होता है ना गियर का, वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, तो इसको समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि गियर जो दो गियर अगर एक दूसरे में टकराते हैं वो इस तरीके से होता है। ये मेरे पास एक गियर का पिच सर्कल है और ये मेरा दूसरा गियर का पिच सर्कल है। तो ये जो दोनों है ना, ठीक है, ये जो दोनों है वो क्या है मेरे पास, पिच सर्कल। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों पिच सर्कल है तो कंफर्म है कि सर्कल जो गियर होगा ना उसका कुछ बेस सर्कल भी होगा। ठीक है, तो ये मेरा पिच सर्कल दो गो मेस में आ गया और ये उसका बेस सर्कल है। ठीक है, ये उसका एक गियर का बेस सर्कल और ये दूसरे गियर का बेस सर्कल। ठीक है, तो ब्लैक में जो है ना ये दोनों मेरा, ये दोनों क्या है, बेस सर्कल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना एक अडेंडम गियर भी होगा। ठीक है, तो इस वाले गियर का एक अडेंडम गियर भी बना देते हैं और नीचे वाले गियर का भी एक अडेंडम गियर होगा, जो कि एक अडेंडम गियर बना देते हैं। तो ये दोनों जो मेरे पास गियर है ना, ये दोनों गियर, ये दोनों जो है वो कौन सा गियर है, अडेंडम सर्कल। ठीक है, ये अडेंडम सर्कल बना दिया। तो इस तरीके से मेरा जो दो गियर है ना वो मेस में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब होता क्या है जब हम इसका इस दोनों पिच पॉइंट से एक अगर टेंजेंट निकालें। ठीक है, एक टेंजेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक पिच पॉइंट से निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक टेंजेंट को निकालें। ठीक है, और जो मेरा पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है ना वो बेस सर्कल पे टेंजेंट बनाते हुए और इस पिच पॉइंट से होते हुए जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ना यही मेरा पाथ ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा ब्लैक से बनाता हूँ। तो ये जो है ना ये मेरा पाथ ऑफ कांटेक्ट है, जो ऐसा डॉटेड लाइन से मिला है ना, ये मेरा पाथ ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, और ये बेस सर्कल का क्या होगा, सेंटर। ठीक, तो इस तरीके से मैंने डायग्राम को बना दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा ना कि ये गियर जो मैक्सिमम है वो एडेंडम तक ही जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका, अगर इसको हम पिच सर्कल को इससे ऐसे मिला दें और इसको इस तरीके से ऐसे मिला दें, इसका नाम देते हैं के, इस वाले पॉइंट को एल, सॉरी ये के हो गया ना,
ये L और इसको M मान लेते हैं और इसको N मान लेते हैं और इसको O। तो मेरा जो है ना ये जो मैंने ऐसा सेड किया ना, ये पाथ ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये तो ये मैंने O1 L को मिला दिया और M को। अगर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे O1 L जो है, O1 से लेके L तक ये L है, ये वाला पॉइंट L है। ये जो है मेरा इस वाले नीचे वाले गियर का ये एडेंडम वाला सर्कल का रेडियस है। तो यदि यही एडेंडम सर्कल का जो रेडियस है वो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए किससे, O1M से, इसको O1 मान लेते हैं, तो O1M से अगर ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो क्या होगा कि ये इसके बेस सर्कल में जाके टकराने लगेगा, बेस सर्कल के अंदर चला घुस जाएगा। O1M तक तो सही है, ये रेडियस जो है मेरा, ये रेडियस ये अगर O1M से भी बड़ा हो गया, मैक्सिमम ये O1M तक मेस कर सकता है, ठीक है। अगर ये O1M से भी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा ना कि मेरे को इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटरफेरेंस मेरे को होने लगेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेरा रेडियस है, एडेंडम सर्कल का रेडियस, वो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए O1M से तो ये क्या हो जाएगा ना, ये वाला जो इस गियर का पार्ट है ना वो इस वाले ऊपर वाले गियर के बेस सर्कल में घुस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस होने लगेगा। तो ये जो है ना, ये इंटरफेरेंस का रीज़न है, ठीक है। मतलब O1M जो है ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इतना तक पाथ ऑफ कांटेक्ट जा सकता है, N से लेके M तक पाथ ऑफ कांटेक्ट जा सकता है, होता है एक्चुअल में K से लेके L तक, लेकिन मैक्सिमम N से लेके M तक ये पाथ ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा हो जाए तो ये बेस सर्कल में टकराने लगेगा और जिससे क्या हो जाएगा, मेरे को इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्रिटिकल कंडीशन है कि एडेंडम सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस ये अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए O1M से तो इस गियर का जो पार्ट है वो इसके बेस सर्कल में चला जाएगा, तो मेरे को इंटरफेरेंस होने लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग कि इंटरफेरेंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो समझ लिए कि इंटरफेरेंस होता कैसे है। अब बारी बारी से देखते हैं कि इंटरफेरेंस को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो देखिए, मेथड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला मेथड है मेरे पास अंडर कटिंग। अंडर कटिंग में क्या करते हैं ना कि गियर के ऐसे बॉटम में इस तरीके से हम लोग कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि इसका जो वो पार्ट घुस रहा था इसके अंदर, इसके बेस सर्कल में, वो अब इसमें टच नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी जो ऐसा कंडीशन बताया था ना कि रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल इज़ ग्रेटर देन O1M, ठीक है। आप अपने ये जो है ना नाम, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो अभी समझाने के लिए बताया। तो ये अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, रेडियस, तो क्या होगा ना कि इंटरफेरेंस होने लगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गियर को अंडर कट कर देंगे, मतलब नीचे में से काट देंगे। तो इससे जो होगा ना, इंटरफेरेंस तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ गियर रिड्यूसेस, मतलब जो दांत का जो स्ट्रेंथ है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है ना वो है कि प्रेशर एंगल को अगर आप बढ़ाइएगा तो इंटरफेरेंस को आप लोग रिड्यूस कर दीजिएगा। मतलब कि प्रेशर एंगल जैसे ही आप बढ़ाइएगा तो इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये ज़रा समझते हैं। जैसे ही प्रेशर एंगल आप बढ़ाइएगा तो पिच सर्कल रेडियस और बेस सर्कल रेडियस में ये रिलेशन होता है मेरे पास, पिच सर्कल रेडियस इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू बेस सर्कल रेडियस। तो जैसे ही आप कॉस फाई को बढ़ाइएगा, पिच प्रेशर एंगल को आप जैसे ही बढ़ाइएगा तो कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब ये घटेगा तो ओवरऑल इसका वैल्यू घट जाएगा, और जैसे ही इसका ओवरऑल वैल्यू घटेगा तो बेस सर्कल जो है ना रेडियस वो घट जाएगा। तो अगर बेस सर्कल कम रहेगा तो टकराने का जो प्रोबेबिलिटी है ना उसका एक्सेस पार्ट वो घट जाएगा। तो ये सेकेंड रीज़न। थर्ड क्या है, आप इस गियर के ऊपर वाले पार्ट को स्टब कर दीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा किसी एक मशीन से इसको आप रगड़ दीजिए। तो स्टब कर दीजिएगा ना तो ये पार्ट ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, तो ये बेस सर्कल में जाके टकराएगा ही नहीं। तो इससे इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और चौथा जो है ना सबसे सही तरीका है और सबसे यूजफुल क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ द टीथ। तो एज नंबर ऑफ टीथ इंक्रीजेस इंटरफेरेंस रिड्यूसेस, ठीक है। मतलब जैसे ही आप नंबर ऑफ टीथ बढ़ाइएगा तो इंटरफेरेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 4 मेथड है, ठीक है। इस मेथड से आप लोग जो है ना गियर के इंटरफेरेंस को घटा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।